हेलो चैंपियंस। तो क्या हाल चाल है भाई? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे बैठ के अपनी नीट की प्रिपरेशन पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चे मोस्ट आज क्वेश्चन सीरीज 4 के अंदर, जिसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं या फिर हूबहू कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो जरा, प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने कि एक सर्किट दे रखा है, सर्किट में एक 50 वोल्ट की सप्लाई अप्लाई कर रखा है भाई साहब, और आपसे पूछा क्या है? पूछा यह है कि सीडी वाले इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, फिर आपस में क्या है बच्चे, ये सीरीज में है क्योंकि सीडी एक वायर से दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट 1 निकाल लो। तो ये 1 ओम है बच्चे और ये 3 ओम है, पैरेलल में है, तो 3 इंटू 1 कर लेना, अपॉन में 3 प्लस 1 कर लेना, एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार उनको ऐड करके डिवाइड कर लेना, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा किसका? पैरेलल का। ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस हो तब। ठीक है, तो यहां पे बच्चे 3 अपॉन में कितना हो गया? 4 ओम। अच्छा, आर इक्विवेलेंट 2 कैलकुलेट कर पाओगे? दोनों पैरेलल में है, तो 2 इंटू कितना? 4 अपॉन में 2 प्लस 4, तो यहां से आ जाएगा बच्चे 8 अपॉन में 6 मींस 4/3 ओम का रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों सीरीज में है भाई, तो फाइनल जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 3/4 प्लस कितना? 4/3। तो ये 3 तरीके 9, 4 चौके 16, 9 25 बटे 12 ओम। अगर मैं इसका सर्किट बनाना चाहूं बच्चे, तो क्या एक सर्किट ये बन जाएगा, और इसकी जो रेजिस्टेंस है बच्चे वो 3/4 है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4/3 है। यहां पे अप्लाई कर रखा है आपने 50 वोल्ट, और ये जब आपने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला तो क्या इसका सर्किट ये बन गया? कितना? 25/12 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां पे एक वोल्टेज लगा रखा है V वोल्ट का, V क्या है? 50 वोल्ट। ठीक है, तो क्या यहां से करंट फाइंड कर पाओगे? तो बोलोगे सर V इक्वल्स टू आई आर लगा दो, तो यहां से I इक्वल्स टू V अपॉन में R। V की वैल्यू कितनी है बच्चे? 50 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है? 25/12। ये 25 दुना के 50 और ये 12 दुना के कितना हो जाएगा बच्चे? 24 एम्पियर की करंट यहां से निकल रही होगी। 24 एम्पियर की करंट भाई यहां से, 24 एम्पियर की करंट यहां से निकल रही है। ठीक है, अब देखो जरा, क्या ये रेजिस्टेंस पहले सीरीज में थे? सीरीज में थे दोनों, उसी का तो इक्विवेलेंट ये आया है। तो सीरीज में क्या नहीं डिवाइड होती है बच्चे? करंट। तो अगर 24 एम्पियर की करंट यहां पे है तो 24 एम्पियर की करंट इसमें भी होगी, और 24 एम्पियर की करंट इसमें भी होगी। अब यहां पे क्या तुम पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हो? V इक्वल्स टू आई इंटू आर करके। तो V की वैल्यू बच्चे यहां पे कैलकुलेट करना है। I की वैल्यू देखो 24 और R की वैल्यू है 3/4, तो ये 4 छक्के 24 हो जाएगा, ये 18 एम्पियर की करंट आ जाएगी। क्या यहां पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा? तो V इक्वल्स टू 24 इंटू कितना? 4/3, तो ये हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा बच्चे, और 8 चौके 32। मतलब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? सॉरी, ये पोटेंशियल ड्रॉप है भाई, यहां पे क्या है? यह पोटेंशियल ड्रॉप 18 वोल्ट का ना, ये 18 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, अगर ये सोचो जरा 18 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस है, तो ये पहले क्या था? क्या ये पहले पैरेलल में था? और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सेम होता है, मींस इसके क्रॉस भी 18 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 18 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी 18 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना बच्चे? इन दोनों के क्रॉस कितना बताओ? बोलोगे सर 32 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा? तो क्या इसमें करंट फाइंड किया जा सकता है? I इक्वल्स टू V अपॉन में R।
तो V कितना है 18 और R कितना है 1, तो क्या 18 एम्पियर की करंट यहां से जा रही होगी। यहां पे करंट अगर निकालना होगा इस सर्किट में तो बोलोगे सर I इक्वल्स टू V अपॉन में R। V की वैल्यू कितनी है 32 और R की वैल्यू कितनी है 2, तो 16 एम्पियर की करंट, मींस यहां से 16 एम्पियर की करंट निकल रही होगी। कितनी 16 एम्पियर की करंट। तो बताओ जरा इधर से करंट आ रही है भाई साहब 18 एम्पियर की, ये सी है, यहां से करंट चली गई 16 एम्पियर की, तो यहां करंट कितनी जा रही होगी बोलोगे सर 2 एम्पियर की, यही तो जा रही होगी जंक्शन रूल के हिसाब से। तो यहां पे 2 एम्पियर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे, जो कि सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के बीच में ग्राफ है, आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है। अच्छा देखो, लाइट की इंटेंसिटी बच्चे, अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब ढेर सारे आप क्या कर रहे हो, फोटोन को मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करा रहे हो, तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तो ज्यादा बनेगी। तो ये तो ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में आप देख पा रहे होगे एक कांस्टेंट ग्राफ है, मतलब कांस्टेंट करंट का ग्राफ है, तो ये गलत हो जाएगा भाई साहब। यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जब आप क्या करोगे इंक्रीज करोगे बच्चे, लेकिन एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आप कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर लो, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत है बच्चे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली 1 ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक फुल वेव रेक्टिफायर दिया है विद डायोड D1 एंड D2 shown in the figure, if the supply voltage this then T equal to 15 मिलीसेकेंड पे आपसे पूछा है कि डायोड D1 और D2 की पोलैरिटी क्या होगी, फॉरवर्ड में होगा कि रिवर्स में होगा, ये पूछा गया है। T इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चे 15 मिलीसेकेंड, मतलब 10 टू पावर -3 सेकेंड लिख सकते हो, और इनपुट सप्लाई ये दे रखा है। अगर इसका मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चे इनपुट सप्लाई का, ये V है वर्सेस टाइम T, अगर मैं ये कैलकुलेट कर पाऊं कि 15 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड के अंदर ये जो ऑसिलेशन है वोल्टेज का वो कितना कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये D1 और D2 रिवर्स में है कि फॉरवर्ड में है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है इस ग्राफ को यहां से यहां तक पहुंचने में। तो भाई साहब यहां पे क्या देख रहे हो कि ओमेगा की वैल्यू दे रखी है क्या 100 पाई, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और ये हो गया 100 पाई, पाई से पाई कैंसल, तो क्या यहां कैपिटल टी इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे 2 बाई 100 मीन्स 0.02 सेकेंड, मतलब 0.02 सेकेंड में ये ग्राफ एक चक्कर लगा लेता है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि इतने सेकेंड में वो ग्राफ कितना चक्कर लगाया होगा, मतलब नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड T इक्वल टू 10 टू पावर -3 सेकेंड में। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड कर देंगे 1 साइकिल से बच्चे 0.02, तो यहां से हो जाएगा 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा 15, यहां पे कितना हो जाएगा बच्चे 20, तो मतलब यहां पे हो जाएगा 3/4, मतलब 3/4 पार्ट इस 3/4 पार्ट बच्चे इस साइकिल का कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखो जरा यहां पे होता है 1/4, यहां पे होता है हाफ, और यहां पे कितना हो जाता है बच्चे 3/4, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा बच्चे 15 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड में एंटर कर रहा होगा यहां पे, तो क्या ये वाला पार्ट बच्चे निगेटिव साइकिल का है,
निगेटिव साइकिल का है तो सोचो जरा, ये वाला डायोड किसमें हो जाएगा? बोलोगे सर रिवर्स बायस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? रिवर्स बायस में। और ये किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। किसमें हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लो कोई। D1 इज फॉरवर्ड बायस गलत है, D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। A physical quantity P related for the four observation A, B, C and D as follows। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है भैया, आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसका सिंपल में मैंने बता रखा है, P में परसेंटेज एरर अगर निकालना है, परसेंटेज एरर इन P निकालना है बच्चे, तो सिंपल में क्या करना है? 3 इंटू जो पावर है पहले लिख लो, इंटू A में परसेंटेज एरर कितना है बताओ? 1% का है, प्लस कर लेना। B की पावर 2 है तो 2 को पहले ले लेना। B में परसेंटेज एरर कितना है? 3 का है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर लेना। C में C का पावर कितना है? 1 है तो 1 इंटू C का परसेंटेज एरर कितना है? 2%, मल्टीप्लाई करना। रूट में D है बच्चे, तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। और इसमें परसेंटेज एरर कितना है बताओ? 4% है। तो यहां इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये कटेगा 2 हो जाएगा बच्चे, ऐड कर लो तो 6 3 9 4 13%, 13% आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड करेक्ट है। ठीक है, पहले भी बता रखा है ऐसा क्वेश्चन। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कनेक्टेड बाय अ वायर, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेयर। आपसे पूछा क्या है बच्चे? अगर हमारे पास, समझो जरा, हमारे पास अगर दो स्फेयर है, अगर मैं एक वायर से इसको मान लो कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो आपसे पूछा गया है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा। अगर इसकी रेडियाई बच्चे बोला है क्वेश्चन में R1 है और इसकी रेडियाई कितनी है? R2 है। तो बताओ जरा, जब जो चार्ज स्फेयर को जब कनेक्ट करते हो किसी वायर से, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मतलब पोटेंशियल अगर इसका V1 है, अगर मान लो इसका पोटेंशियल V2 है, तो V1 और V2 को क्या होना पड़ेगा? इक्वल, क्योंकि चार्ज आप क्या किए हो? वायर से कनेक्ट कर दिए हो, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बताओ फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो इस पे चार्ज बच्चे Q1 है, इस पे चार्ज कितना है? Q2 है, तो Q1 अपॉन में कितना? बोलोगे सर R1। यहां का पोटेंशियल बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन में R2। अगर हम क्या करें बच्चे, यहां पे देखो जरा, ऊपर मैं R1 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी R1 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे मैं R2 का मल्टीप्लाई कर लूं, यहां पे भी R2 का डिवाइड कर लूं, ठीक है, नीचे ऊपर। तो यहां पे देखो कुछ फॉर्मूला बन जाता है हमारा, 1/4 पाई 1/4 पाई R1 कितना हो जाएगा? R1 का स्क्वायर, ऊपर कितना है बच्चे? क्या Q1 R1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। बोलो सेकेंड साइड देखो, 1/4 पाई क्या R2 का होल स्क्वायर, और यहां Q2 इंटू R2 ऊपर बचा। ये जरा ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म आपको दिखेगी, ये वाली टर्म देखो, चार्ज और ये सरफेस एरिया है उस स्फीयर का। चार्ज पर सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या ये सिग्मा 1 है? सिग्मा 1 इंटू R1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखो चेक करो, बोलोगे सर सिग्मा 2 R2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, तो यहां से सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चे R2 अपॉन में R1, R2 अपॉन में R1, जो कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल को सेम करना है, ऊपर नीचे R1 R2 से मल्टीप्लाई करके आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में ले जाना है चीजों को, और सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक बॉल है जिसका मास बच्चे m है, डेंसिटी उस जो बॉल की है, ठीक है, उसकी डेंसिटी d है। ठीक है,
व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद अ ग्लिसरीन, वो कंटेनर किससे भरा हुआ है? ग्लिसरीन से भरा हुआ है यार। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी चल रही है, एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो ऐसे ग्लिसरीन भरा हुआ है, एक इसमें बॉल ड्रॉप करते हो। ठीक है, इस बॉल का मास क्या है? m है, डेंसिटी क्या है? d है। इस ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है बच्चे वो d/2 है। ठीक है, ग्लिसरीन का डेंसिटी d/2 है। देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, पूछा गया है विस्कस फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो आप बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो इसका फोर्स लग रहा होगा mg वेट, इस पे एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा बच्चे fb, और इस साइड साइड से विस्कस फोर्स लग रहा होगा fv। तो यहां पे देख पा रहे होगे आप कि विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स जो बच्चे वो एक ही डायरेक्शन में है, और किसको बैलेंस कर रहा है बताओ? mg को बैलेंस कर रहा है। हमको चाहिए क्या? विस्कस फोर्स चाहिए, तो क्या mg माइनस बायंट फोर्स कर दे। डेंसिटी है भाई मास, देखो जरा यहां पे मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितना दे रखा है बताओ? इस सब्सटेंस का d दे रखा है, बॉल का, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से मास की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं बच्चे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और बायंट फोर्स कितना होता है? बायंट फोर्स याद है क्या? रो vg होता है। और डेंसिटी कितनी दे रखी है बताओ इस ग्लिसरीन की? बोलोगे सर d/2 v इंटू जी, माइनस करो तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा dvg/2, dvg/2। और dv क्या है बताओ? क्या मास है क्या? dv क्या है? मास है क्या? तो क्या यहां पे बच्चे जो विस्कस फोर्स आ गया मास इंटू जी अपॉन में 2 आ गया क्या? dv क्या है बताओ? dv क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ही तो है, तो m इंटू जी अपॉन में 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एन इन्फिनिटी स्टेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर। ठीक है, हमारे पास एक इन्फिनिटी कंडक्टर है बच्चे, देख पा रहे होगे जैसा कि डायग्राम में, इसमें करंट फ्लो हो रही कितनी? 5 एम्पियर की। एक इलेक्ट्रॉन है जो 20 सेंटीमीटर दूर पे क्या किया है? 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया गया है। तो पूछा गया इस पे कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। एंगल यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, यहां पे बाहर की तरफ, और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे? 90 डिग्री। तो QVB, यहां से हम लोग देखो जरा, Q क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। वेलोसिटी कितना दे रखा है बच्चे? 10 टू पावर 5। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। एक इनफाइनाइट स्टेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू होता है बच्चे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में R। कल यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर माइनस 7। तो और यहां I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? I की वैल्यू 5 एम्पियर। और R की वैल्यू कितनी है बताओ? R की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 10 टू पावर माइनस 2 कर लेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो यहां से आप जब कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा इससे, तो 10 टू पावर माइनस 5 बचेगा। ये 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो यहां 5 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 6। तो यहां पे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके यहां पे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला पुट करोगे तो आंसर विल कम, ये 16 5 80 हो जाएगा 8, और यहां से बच्चे इसको उड़ाओगे तो 10 टू पावर माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 20। ठीक है क्या? न्यूटन। कुछ ऐसा दिया हुआ है, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 20, देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। बोला गया है कि एक हमारे पास डाइपोल है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये डाइपोल मूव किधर करेगा, ये तुमसे पूछा है। ठीक है, तो तुम सोचो जरा बच्चे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वहां पे जो फोर्स होता है एफ की वैल्यू, वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, क्यू इंटू ई, ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे ये चार्ज देखो थोड़ा दूर है यहां से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पास पास है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, दूर हो गई है, तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा होगा बच्चे, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ये क्या होगा, उसके कंपैरिजन में कम होगा। तो ये डाइपोल का जो डाइपोल होगा किधर मूव करेगा, क्या राइट साइड मूव करेगा, ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, ये कम है, तो इसको किधर लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा। कौन लेके जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट गलत है, टुवर्ड्स राइट ये सही है, टुवर्ड्स लेफ्ट ये गलत है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये भी गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। तो टुवर्ड्स राइट ये मूव करेगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेंस of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since। ठीक है, देखो अगर हमारे पास एक बहुत लार्ज अपर्चर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जितना बड़ा अपर्चर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा बच्चे, उतना ज्यादा लाइट को क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा, उतनी ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा, और जितनी ज्यादा लाइट कलेक्ट होंगी उतनी शार्प इमेज, उतनी अच्छी इमेज बनेगी, उतनी क्वालिटेटिव इमेज बनेगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो ऐसा ऑप्शन चूज करो, और लार्ज अपर्चर कंटेन्स क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज, सही है। लार्ज अपर्चर की, अगर बड़े अपर्चर की अगर इमेज होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगी और अच्छी क्वालिटी की इमेज देती है। ठीक है, और लार्ज एरिया ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदर्ड इन पावर, मतलब बोला गया है लार्ज एरिया का अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चे, तो ये इंश्योर करता है कि ढेर सारी लाइट को कलेक्ट करके पावर ज्यादा देगा। ठीक है, अ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रेजोल्यूशन, सही बात है यार, जितना ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा रेजोल्यूशन उतनी अच्छी मिलेगी। ऑल ऑफ द अबव, तो मतलब सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज दिस। ठीक है, बोला गया है कि अगर ये लाइट मान लो यहां से आ रही है, मान लो यहां पे परपेंडिकुलर फॉल हो रही है बच्चे, ये परपेंडिकुलर यहां से फॉल हुई है, तो ये सीधे निकल आएगी। ये 60 डिग्री है, तो बताओ ये कितना, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना 60 डिग्री। अच्छा, यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इंसिडेंट एंगल बन जाएगा कितना, बताओ 30 डिग्री। ये दूर भागेगा क्योंकि एयर में आ रही है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस आपसे पूछा है। क्या स्नेल्स लॉ यहां पे लगा सकते हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसका, √3 दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन कितना, इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री। यहां का बताओ जरा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, 1 इंटू साइन ई, स्नेल्स लॉ लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे √3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 साइन 30 की, आपको साइन ई चाहिए, तो ये हो जाएगा √3/2 साइन ई। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है बच्चे, इसको छोड़ देना आप लोग ना, कुछ ऑप्शन यहाँ पे जो कॉलम ए के 4-5 थे यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई जो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आप सोचो जरा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर वो प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड
और एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे होंगे बताओ जरा। ये अगर वाई में जा रही होगी तो ये जेड में जा रही होगी, ठीक है, ये जेड में जा रही होगी तो ये वाई में जा रही होगी, ऐसा प्रोपोगेशन हो रहा होगा। मतलब ई क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो कहां आना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में आना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। मतलब जब ई क्रॉस बी निकालेंगे आप तो आपकी क्या आनी चाहिए, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आना चाहिए, तभी तो होगा ना। ये देखो और प्रोपोगेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो वेव ऐसे जा रही है, बात समझ में आ रही है, तीनों एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो हम अगर ई क्रॉस बी निकालें, ई क्रॉस बी निकालें मतलब हमारे पास एक के का कंपोनेंट होगा, एक जे का कंपोनेंट होगा और इनको क्रॉस किया जाए तो आई वाला कंपोनेंट हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा देख लो ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है। यहां जे का जे के साथ लोगे जीरो हो जाएगा, जे का के साथ लोगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो आई हो जाएगा, और के का जे के साथ ले लोगे तो माइनस आई, तो ये जीरो हो जाएगा भाई, तो ये तो नहीं होगा। ये वाला चेक करो, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, माइनस जे का के साथ माइनस आई आएगा, माइनस के का माइनस जे के साथ माइनस माइनस प्लस, और के का क्रॉस जे के साथ क्या माइनस आई आएगा, तो क्या माइनस टू आई आएगा भाई। देखो जरा इसकी डायरेक्शन कहां है, क्या निगेटिव एक्स में है, क्या निगेटिव एक्स में है भाई, सॉरी आई क्यों लिख दे रहा हूं भाई, क्या निगेटिव एक्स में है, निगेटिव एक्स में है, मतलब हमारी तीनों चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव तीनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। मतलब इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रही है, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी में चेक करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, आई नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज दिस। हमारे पास फोर क्या है बच्चे, रेजिस्टेंस है, फोर रेजिस्टेंस है मान लो ऐसे, इक्वल लेंथ के, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और इसका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो और सेम रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट आर वाई कितना आता है, एन आ जाता है, तो इक्विवेलेंट कितना है 0.25, और आर आपसे पूछा है और एन कितनी है, फोर रेजिस्टेंस है, तो 25 चौका कितना हो जाएगा बच्चे 100, कितने अंक पे, एक अंक पे दशमलव, दो अंक पे दशमलव लगा दोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, ठीक है, आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है भाई। अब देखो जरा इस सर्किट को बच्चे दोनों टर्मिनल को लाके एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ये शॉर्ट हो गया है, क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये दो रेजिस्टेंस बचा, दोनों पैरेलल में है, तो आर सॉरी, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C के बराबर, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर, 2C के बराबर, ठीक है। ये देखो रजिस्टेंस, ये जो कैपेसिटेंस है बच्चे इसका, ये वाला टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल देखो दोनों कनेक्ट कर दिया गया कॉमन वायर से, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो इसका पैरेलल का कितना आ जाएगा 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, हमारे पास भैया एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड across a AC source of the voltage V given by V equal to V naught sin omega t, the displacement current between the plate and the capacitor is, ठीक है। अगर हमारे पास एक मान लो ऐसा कैपेसिटर है, यहां पे एक AC सोर्स अप्लाई किया गया है बच्चे, तो आपको पता है कि ये जो कन्वेक्शनल करंट होती है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है भाई। तो मतलब कन्वेक्शनल करंट अगर निकाल लें डी क्यू अपॉन में डी टी, तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट पता चल जाएगी। अब बताओ जरा, क्या यहां पे d अपॉन में dt q की वैल्यू c इंटू वी कर सकते हो, कैपेसिटेंस में जो चार्ज कलेक्ट हो रहा होगा तो q इक्वल टू सी भी होता है कि नहीं होता है, तो यहां से आई सी इक्वल टू आई डी लिख सकते हो ना, तो d अपॉन में dt c, और v की वैल्यू कितनी हो देखो जरा यहां पे रखा हुआ है, तो v नॉट
साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो आईडी आईसी के बराबर है, तो इसलिए मैंने आईसी को सीधा आईडी लिख दिया यहाँ पे। तो आईडी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू सी, और वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है सी, और वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का सॉरी इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का ओमेगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देखो होगा। ये वाला ऑप्शन में तो कुछ एरर है, देख लो यहाँ पे ओमेगा लगा लेना ना, वी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे ये क्वेश्चन थे। तो आप लोग को भी बच्चे कंटिन्यू लगे रहना है, मेहनत करना है, पढ़ते रहना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। और मैं ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में या फिर 2024 में, 2023 में, 2021 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको भी इस नीट के एग्जाम में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।